नमस्ते बच्चों, मैं आपका साइंस का अध्यापक एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जो आपको कराया था टॉपिक वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र से आगे का आज हम पढ़ने वाले हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से समझें। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही परिनालिका, देखिए बेटा, हमने प्रणालिका के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपसे डिस्कस कर लिया था धारावाही प्रणालिका क्या होती है। तो इस धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, इसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो क्या होता है, यदि परिनालिका के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिया जाता है, अर्थात हमारे पास में कोई धारावाही प्रणालिका है, यदि इसी परिनालिका में हम क्या कहते हैं, दोनों सिरों पर विभवांतर को आरोपित कर देते हैं, तो परिनालिका भी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। मतलब कहने का यह है कि हमारे पास में कोई धारावाही प्रणालिका है, यदि इस धारावाही प्रणालिका में हम क्या करते हैं, विभवांतर आरोपित कर देते हैं उसके दोनों सिरों पर, तो जो हमारी परिनालिका होती है उसमें एक प्रबल यानी कि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि परिनालिका की लंबाई उसके फेरों की त्रिज्या की तुलना में अनंत है, तो चुंबकीय क्षेत्र केवल परिनालिका के अंदर ही उत्पन्न होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे पास में परिनालिका है, अगर उसकी जो लंबाई है फेरों की त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा अनंत है, अर्थात जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, मतलब फेरे डालते जा रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें गिना नहीं है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केवल परिनालिका के अंदर ही उत्पन्न होगा, परिनालिका के बाहर उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि लंबाई कम हो तब चुंबकीय क्षेत्र अंदर व बाहर दोनों जगह उत्पन्न हो जाता है। यानी कि लंबाई अगर बहुत अधिक है तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है धारावाही प्रणालिका के अंदर होता है, लेकिन अगर उसकी लंबाई कैसी है, कम है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर भी होता है और वह अंदर भी होता है, दोनों जगह आपका होता है। प्रणालिका में अंदर स्टील की छड़ को भरकर चुंबकित कर दिया जाता है, अर्थात जो हमारे पास में प्रणालिका होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टील की छड़ को भर देते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, चुंबकीय बन जाता है। अतः परिनालिका का उपयोग पदार्थ को चुंबकित करने में किया जाता है। मतलब हमारे पास में जो धारावाही परिनालिका है, इस धारावाही परिनालिका का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, किसी भी क्षेत्र में चुंबकित करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, आगे धारावाही वृत्ताकार पास की तुलना में परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, अत्यधिक प्रबल होता है, क्योंकि उसमें फेरों की संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। तो यहां पर बेटा एक निष्कर्ष निकल के आता है, किसी भी धारावाही प्रणालिका के अंदर फेरों की संख्या जितनी अधिक होती है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक प्रबल होता है, यानी उतना ही मजबूत होता है। ये धारावाही प्रणालिका मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, वही आपकी ये धारावाही कुंडली थी, इसके अंदर ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं आपकी इस तरीके से, आपको पता है नॉर्थ से चलती हैं और साउथ में प्रवेश करती है। ये इसके अंदर क्या बना हुआ है, परिनालिका बनी हुई है, जिसके अंदर फेरों की संख्या आपकी बनी हुई है। तो फेरों की संख्या जितनी अधिक ज्यादा होगी, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी या चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उतना ही अधिक प्रबल होता है, जितनी की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, अर्थात हमारे पास में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है, उस पर कोई धारावाही चालक रखा हुआ है, तो उस पर क्या होता है, एक बल आरोपित होता है, उस बल के बारे में हम बताने वाले हैं। देखिए, जब किसी धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, अर्थात हमारे पास में कोई धारावाही चालक है, उसमें हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो इस पर एक बल कार्य करता है जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकता है। मतलब कहने का यह है कि जब किसी धारावाही चालक को हम क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में एक बल कार्य करता है, वह बल इसे आकर्षण भी कर सकता है और प्रतिकर्षण भी कर सकता है, अर्थात अपनी तरफ को खींच भी सकता है और अपने से दूर भी भेज सकता है। इस धारावाही चालक पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निर्धारित की जाती है। अब बेटा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत, लंबवत अर्थात तीनों के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो आपकी
मध्य वाली उंगली होती है वो चालक पर लगने वाले चुंबक के क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जो आपकी लास्ट वाली उंगली होती है अर्थात तर्जनी उंगली होती है, ये आपके किसी चालक पर लगने वाले चुंबक के धारा की दिशा को निरूपित करती है। तो जो आपका अंगूठा होता है उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो इस नियम के आधार पर हम क्या करते हैं? किसी धारावाही पास के कारण चुंबक के क्षेत्र में लगे बल रेखाओं को निरूपित कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। मैंने अभी आपको बता ही दिया था। इसके फ्लेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को कैसे फैलाते हैं? इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? लंबवत, अर्थात तीनों के मध्य में एक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जो आपकी बीच वाली उंगली होती है, एक तरह से इसे मान लीजिए आपका क्या है? अंगूठा है, ठीक है, और ये आपकी मध्य वाली उंगली है और ये आपकी तर्जनी उंगली है। तो जब किसी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार हम तीनों क्या अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तो जो आपकी मध्य वाली उंगली होती है चालक की चुंबक के क्षेत्र को निरूपित करती है। जो तर्जनी उंगली होती है चालक पर लगने वाले धारा की दिशा को निरूपित करती है। तब जो हमारा अंगूठा होता है वो उस चालक पर लगने वाली बल की दिशा को निरूपित करता है। ये हमारे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए बेटा विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत धारावाही बल के प्रेरित होने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में जो परिवर्तन होते हैं वह परिवर्तन होने की घटना को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जिस प्रकार से ये क्या है? आपकी एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक, ये क्या आपकी चुंबक, और ये क्या है? आपकी कुंडली। कुंडली आपने पहले भी समझ ली थी। अभी कुंडली किसे कहते हैं? जहां पर फेरों की संख्या होती है। तो ये फेरों की संख्या है। तो जैसे इसके अंदर चुंबक के क्षेत्र स्थापित किया जाता है या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये बल रेखाएं इस तरीके से निकलने लगती है, ठीक है। और जितनी जितनी की दूरी बढ़ती चली जाती है उतनी उतनी ही चुंबक के बल रेखाएं दूर दूर होती चली जाती है, क्योंकि जितनी दूरी बढ़ती चली जाती है उतना ही चुंबक के क्षेत्र कम होता चला जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ ले। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं आप, इसका एग्जाम की दृष्टि से बहुत आता है और आएगा भी लगभग 7 नंबर में। क्या है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, ठीक है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम अनुसार फैराडे ने अपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम दिए, ठीक है। फैराडे ने प्रयोगों के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में 2 नियम दिए। अब देखिए पहला नियम क्या, ध्यान से समझेंगे, बहुत आसान है। पहला नियम यह है आपका, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसका परिणाम क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तब परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर -डेल फाई अपॉन डेल टी होता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस विद्युत वाहक बल का जो मान होता है चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तब विद्युत वाहक बल क्या होता है? E बराबर -डेल फाई अपॉन डेल टी। अब यदि इसमें फेरों की संख्या की भी बात करते हैं, देखिए आपको पता है जो कुंडली है उसके ऊपर फेरे लपेटे जाते हैं। तो अगर हम फेरों की भी बात करते हैं, अगर इसमें आपको फेरे भी दिए हुए हैं तो फेरों की कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं? बस यहां पर n लिख सकते हैं, जो आपका -डेल फाई अपॉन डेल टी मैंने आपको बताया। तो यदि परिपथ में फेरों की संख्या n हो तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? E बराबर -n डेल फाई अपॉन डेल टी। ये होता है आपका फैराडे का प्रथम नियम, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नियम नंबर 2,
दूसरा नियम देखिए क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिस कारण वह उत्पन्न होती है। तो बेटा दूसरा नियम क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित विद्युत धारा सदैव ऐसी दिशा में होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। तो ये क्या है आपका फैराडे का दूसरा नियम है, और फैराडे के दूसरे नियम को हम लेंज का नियम भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर लेंज का नियम भी लिखने के लिए आ जाता है तो बेटा आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम ही लिखना है। क्या, वह उसी कारण का विरोध करते हैं जिस कारण के कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की। हाँ बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले वाले में हमने बाएं हाथ का नियम पढ़ा है, किसका, फ्लेमिंग का ही था। अब नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो होगा इसमें हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के बारे में आपको समझाएंगे। थैंक यू बच्चे।